संघर्ष यानी स्ट्रगल्स जीवन की एक कसौटी है जो अंत में आखिर में जाकर विजय का द्वार ही खोलती है और समस्याओं का समाधान करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेलो जिंदगी में। मैं हूं प्रीति सिंह। सफलता और संघर्ष जीवन में साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां केवल बुलंदियों तक पहुंचने की नहीं होती, बल्कि वहां पर टिके रहने की भी होती हैं। कठिन रास्ते हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, इसलिए आइए मेहनत को अपना साथी बनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। और सबसे पहले बात मेहनत की करें तो खुद को कहीं ना कहीं फिट रखने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी, इसके लिए जागना ही होगा। और इसके लिए सबसे कारगर तरीका है योग को अपनाना। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं योग की प्रैक्टिकल क्लासेस। आप और हम मिलकर करेंगे योग। तो आइए सबसे पहले चलते हैं योग की पाठशाला में और आज हम बात करेंगे यहाँ योग की वार्म अप एक्सरसाइजेस की, जिसके बड़े फायदे हैं और इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। तो आइए योग की पाठशाला में जानते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम और इसकी अगर जब हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं शरीर को जो योगासन है और प्राणायाम है, इनके अभ्यास के लिए तैयार करता है। इससे धीरे धीरे शरीर बेहद लचीला और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। आज अपनी पाठशाला की दूसरी कक्षा की हम शुरुआत करते हैं और हमने पहले जो कक्षा थी उसमें जाना था योग क्या है, इसके नियम, सिद्धांत, कायदे क्या हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की। जब हम सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं तो ये योगासन के फायदों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारे जो शरीर के तमाम जोड़ हैं, हम कंधे की बात करें, कलाई, कोहनी, घुटने, सभी जोड़ों को सूक्ष्म व्यायाम लचीला बनाते हैं, इन्हें और ज़्यादा शक्ति देते हैं। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। तो ललित जी, जैसा हमने कहा था कि अपने आज के अंक में हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। जी। क्या है ये सूक्ष्म व्यायाम, मैं चाहूंगी आप एक बार बताइए, और क्यों ज़रूरी है? क्या इन्हें हम एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज की तरह समझें? देखिए, ये कहना गलत नहीं है कि सूक्ष्म व्यायाम को हम वार्म अप के रूप में आज समाज लेता है। तो सूक्ष्म व्यायाम अपने आप में बहुत उत्तीर्ण है। अगर इसका सही तरीके से कोई अभ्यास कर ले, जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से बहुत गहरा विज्ञान है। 48 क्रियाएँ सिर के ऊपरी भाग से लेके मस्तिष्क के भाग के विकास करने के लिए जो क्रियाएं दी गई हैं, पैर के अंगूठे तक यानी पंजे की उंगलियों तक आप उसमें लाभ ले सकते हैं। अब करने की सही विधि के साथ आप करते हैं तो लाभ ले पाएंगे। हम कुछ सेलेक्टेड ही यहाँ आज उनका अभ्यास आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप ये भी कर लें तो बहुत लाभ ले पाएंगे, परंतु सही टेक्निक हमने जैसा कहा, और खाली पेट करना है। और यदि आपको कोई डिजीज़ है, हम प्रिकॉशन बताते जाएंगे आप कौन कौन सी चीज़ों में कौन सा अभ्यास ना करें। ध्यान रखिए, सावधानी छोटी सी है, अभ्यास करिए, लाभ लीजिए। बिल्कुल। और जैसा हम जिक्र भी करते हैं कि बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी, आप 48 सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़रूरी है और हर अंक के लिए हैं उनको 2 भागों में बांट के आज हम पहला भाग करेंगे ललित जी, और अगले अंक में हम दूसरे भाग के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं और समझना चाह रही थी आपसे कि सूक्ष्म व्यायाम आपने कहा कि सिर से लेकर एक तरह से पांव तक हर एक अंग के लिए है। बिल्कुल। सूक्ष्म का अर्थ हुआ छोटे से छोटे भाग पर कार्य करना। अच्छा। सूक्ष्मता के साथ जाना, बहुत सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर काम करना। सूक्ष्म क्या होता है? छोटा। तो कौन सी छोटी चीज़ों की बात हो रही है? यहाँ हम छोटे अंगों की बात कर रहे हैं, हर एक अंग के छोटे स्तर पर जाके काम कर रहे हैं, जोड़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अगर पूरे ग्रॉस बॉडी की बात नहीं कर रहे, सटल बॉडी की बात करें, सटल लेवल पर बात कर रहे हैं कि हर सटल लेवल पर जाकर हम अगर अभ्यास करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। उस पर्टिकुलर पार्ट पर हम फोकस करके उस क्रिया को करेंगे तो वहाँ रक्त का संचार, प्राण का संचार बढ़ेगा और ऊर्जावान होंगे। और इसी कहीं ना कहीं सूक्ष्म व्यायाम के साथ अगर तैयारी की जाए तो आगे जाके योगासन भी और बेहतर तरह से होंगे। बिल्कुल, वो शरीर लचीला हो जाएगा, शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आगे के लिए। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ हम कहीं ना कहीं आपको आने वाले एपिसोड्स में स्थूल व्यायाम के भी जिक्र करेंगे जो ग्रॉस बॉडी के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हम तैयार हैं सूर्य नमस्कार के साथ साथ आसनों के लिए। ठीक है, तो अच्छे काम में देरी क्या, शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ जो सूक्ष्म व्यायाम है उनके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ मानवी भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का सफ़र। ललित जी थोड़ा मार्गदर्शन करें और थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, किसी के पास किसी वक्त काम है, कोई कभी काम कर रहा है, कोई किसी शिफ्ट में, कोई लगातार बैठा है, कोई पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं
एक बहाना भी मिल जाता है कि समय नहीं है हमारे पास शुरुआत करने का। तो क्या ये सूक्ष्म व्यायाम कहीं पे भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल। सूक्ष्म व्यायाम के लिए छोटी सी सावधानियाँ हैं। थोड़ा आहार का हमने बता चुके हैं कि आप खाली पेट करें तो ज़्यादा लाभ होगा, और आप अगर खड़े होकर इस अभ्यासों को नहीं कर सकते हैं तो आप बैठे बैठे अपनी चेयर पे भी कर सकते हैं। और इसके लिए आइए शुरू करते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, और इन सूक्ष्म क्रियाओं में जैसे हमने कहा था कि बहुत सारी क्रियाएं, तो कुछ सिलेक्टेड क्रियाओं का यहाँ पर हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहली जो क्रिया हम करवाने जा रहे हैं, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। इन क्रियाओं के नाम के आगे शक्ति विकासक क्रिया जैसे ही आप सुनते हैं आपको समझ आता है इसका भाव क्या है। नेत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और आज पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि छोटे से छोटे बच्चे की भी नेत्र शक्ति वीक होती जा रही है। जितना हम उपकरणों के ऊपर डिपेंडेबल होते जा रहे हैं, उतना कहीं ना कहीं हम नेत्र की शक्ति को खोते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और बड़े बड़े चश्मों को धारण करते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, जिस प्रकार सुंदरता के साथ परमात्मा ने हमारी आंखों को दिया है, उसी सुंदरता के साथ उसकी रोशनी बरकरार रखें। आइए, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बना के वो लोग खड़े होइए जिनको कहीं ना कहीं संतुलन की समस्या है, अन्यथा पैर मिला के खड़े हो जाएं। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे हाथों को जंघाओं पर रखें जी, और यह जो खड़े होकर कर रहे हैं यह सम स्थिति है। इस स्थिति से प्रारंभ करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। तो ग्रीवा को, गर्दन वाले भाग को ऊपर की ओर कर दीजिए, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं। और अब जैसा इसके नाम में पता चलता है नेत्र शक्ति विकासक, तो नेत्रों का कार्य करना है। क्या करना है, आपने टकटकी लगा के दोनों बाहों के बीच अपनी आईबॉल्स को ले आइए, बिना पलक झपकाए लगातार कुछ क्षण तक देखने का प्रयास कीजिए। जब तक आपकी आंखों में भारीपन या जलन या कुछ अश्र जैसी अनुभूति हो तब तक आप इसमें रहें। उसके बाद आंखों को कोमलता से बंद करें, गर्दन सीधी कर दीजिए, हथेलियों को आपस में घर्षित करें, हथेलियों को आपस में घर्षित करें। उसके बाद हथेलियों का स्पर्श आंखों पे लगाएं और हाथों को वापस लें। ये अभ्यास लगातार 2 से 3 बार आपको करना चाहिए, और समय सीमा हमें अनुमति नहीं देती है, इसलिए यहाँ एक बार हम इसका अभ्यास करवा के दिखा रहे हैं। अब अगला अभ्यास अगर बात करते हैं तो नेत्रों के बाद आजकल देखेंगे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भरमार है, परंतु योग कहता है यदि आप अपने सरल तरीके से साधना करें, अभ्यास को करें, अपनी डाइट सही लें, अपनी नींद पूरी लें, राइट डाइट, राइट स्लीप और राइट प्रैक्टिस, आपको किसी विषय वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चेहरे के समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी चेहरे पर रक्त के संचार को बढ़ाने के लिए, नेचुरल ग्लो को बढ़ाने के लिए कपोल शक्ति विकासक क्रिया का बहुत लाभ है। कैसे करना है आइए देखते हैं। कई लोग फेशियल योगा की बात करते हैं, ये क्या इसी से जुड़ा हुआ है? कह सकते हैं, परंतु कपोल शक्ति विकासक अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है। यदि उसको आप सही तरीके से करेंगे तो जिनके फेस की मांसपेशियां बहुत बड़ी हुई हैं, फेस स्ट्रक्चर या डबल चिन, वो इसमें कहीं ना कहीं लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और करना क्या है, बहुत सरल तरीके से अभ्यास है। यहाँ सांस की प्रक्रिया बहुत थोड़ी अलग है, तो उसको सावधानी से सीखिएगा दोस्तों। आपने अंगूठा, दोनों अंगूठे का स्पर्श, उंगलियों का स्पर्श लगाना है। आपस में उंगलियों की स्थिति इस प्रकार, हाथों की स्थिति इस प्रकार। तो दोनों हाथों की उंगलियों का अग्रभाग आपस में मिला दीजिए। अब इस मुद्रा को, इस स्थिति को अपने नासिका के समीप ले आइए जी। अब अंगूठे से नासिका रंध्र को बंद कर दीजिए। यहाँ जो मुख से श्वास लेने की प्रक्रिया है वो देख लीजिए किस प्रकार करनी है। जब नासिका बंद हो गई तो श्वास मुख से लेंगे काकी मुद्रा में। काकी मुद्रा में श्वास भरें चोंच बना के, और दोनों गालों को पूर्ण रूप से फुला दीजिए पूरी तरह। जब गाल फैल जाएं, फूल जाएं, और उसके बाद जिनको गर्दन से संबंधित विकार नहीं है वो गर्दन ना झुकाएं, जिनको गर्दन से संबंधित विकार है वो गर्दन ना झुकाएं, बाकी सभी जन गर्दन झुकाएं और छोटी उंगली को अपने वक्षस्थल के पास लगाएं। यहाँ पर रुके रहें, इस स्थिति में अनुभव करें कुछ क्षण गालों में बढ़ते हुए रक्त के संचार को, प्राण के प्रवाह को, वायु के वेग को और गर्माहट को। अब धीरे से गर्दन ऊपर करें और अंगूठा हटाते हुए नासिका रंध्रों से श्वास को बाहर करें, और हाथों को आराम से सहजता से घुमाकर या नीचे वापस ले आएं। ये है कपोल शक्ति विकासक। अनुभव हुआ होगा गालों वाले भाग में, मुख के मांसपेशियों में कुछ बदलाव। बिल्कुल ललित जी, हम तमाम एक्सरसाइजेस की तो बात करते हैं, पर फेशियल एक्सरसाइज या इन मसल्स की एक्सरसाइज की बात बहुत कम होती है जी, और इसका अनुभव हो रहा है मुझे। अभ्यास को सही रूप से करा जाए और प्राचीन परंपरा से जो आए हैं उसको उसी तरीके से करने पे हम ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आज मुख्य कहीं ना कहीं एक समस्या गर्दन की भी है। बिल्कुल। तो गर्दन से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए ग्रीवा को बहुत सरलता के साथ चलाना है। ग्रीवा चालन क्रिया, इसके 2 भागों को हम यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल। और ललित जी, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जैसे आपने आँखों के बारे में बताया और अब आप गर्दन को लेकर बता रहे हैं,
बच्चे से लेकर हर उम्र के व्यक्ति को ये जरूर व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गैजेट्स का असर आंखों पे पड़ रहा है, उसी तरह साइंस भी ये कह रहा है कि धीरे धीरे हमारा पोस्चर बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है और गर्दन से जुड़ी तकलीफें इसीलिए बढ़ रही हैं। अगर आप गर्दन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को शुरुआती स्तर है, तो अगर आप इसको सही रखते हैं तो आपके कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में इजीली आप फ्लो ब्लड सर्कुलेशन का रहता है। तो करना कैसे है देख लीजिए, आइए सीखते हैं। गर्दन के लिए, ग्रीवा के लिए आपने दोनों हाथों को जंघाओं के साथ रखना है। आप हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं बैठकर यदि आप कर रहे हैं। सांस भरें मध्यम भाग में। पूर्ण रूप से सांस भरने के बाद ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर ले जाने के अभ्यास को यहाँ करेंगे। तो सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए खाली करते हुए गर्दन को दाईं दिशा में ले जाएं। अपनी ठोड़ी को कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें और अब श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए खुली आंखों के साथ बाईं दिशा में ले जाएं। पीछे किसी एक विषय वस्तु को देखिए, वही विषय वस्तु दूसरी तरफ से दिख जाए तो आप ग्रीवा के मैक्सिमम लेवल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए मध्यम भाग, एक बार और दोहरा जाए। सांस छोड़ते हुए दाईं दिशा में और श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब यही अभ्यास श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में, सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाए। तो इस प्रकार आप इस अभ्यास को घर पे 8 से 10 बार सुबह और शाम कर सकते हैं, तो गर्दन से संबंधित विकारों को दूर करने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं ग्रीवा के दूसरे अभ्यास की। इसमें सावधानी क्या देनी है कि जिनको गर्दन में बहुत पीड़ा है, गर्दन को पूर्ण रूप से नीचे ना झुकाएं। बाकी जन सभी इसको कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। लचीली बनेगी गर्दन, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होंगी और कभी भी गर्दन से संबंधित विकार आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो आइए सीखते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से ऊपर ले जाएं। बहुत सुंदर। आंखों को खुला रखिएगा। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से आगे झुकाएं। ठोड़ी को कंठकूप से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए गर्दन पुनः ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। वापस आ जाएं मध्यम भाग में। ये बहुत सरल अभ्यास है, आपने देखा होगा। कोई बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी, परंतु सावधानी सांस के साथ सामंजस्य बनाते हुए। अब बढ़ते हैं आगे। गर्दन के साथ ही है मुख्य जोड़ कंधे का, और कंधे जितने मजबूत हों उतना ही हम भार उठा सकते हैं इस आत्मनिर्भर भारत का। तो करना कैसे है? स्कंद को मजबूत करने के लिए, भुजाओं को मजबूत करने के लिए, इसको कहा जाता है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, भुजाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो किस प्रकार करना है? अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए आदि मुद्रा अपनाएं। जी, सांस को भर लीजिए पूर्ण रूप से। भरने के बाद पूर्ण रूप से शून्य बनाएं, गोलाकार घुमाइए। और ललित जी जो बैठकर कर रहे हैं, आप इसका सरल अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को यहाँ रखिए और आप कोहनियों से इस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह है तो आप इस प्रकार हाथों को घुमा सकते हैं। और जब लगे सांस नहीं रोक पा रहे हैं, कोहनियों को नज़दीक करें और सांस छोड़ दीजिए। जो खड़े होकर कर रहे हैं और जो बैठ के कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सरल है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इससे कंधे से संबंधित विकारों को आप दूर कर सकते हैं। अब इसी का विपरीत दिशा से कर जाए। जी, सांस भरिए और गोलाकार घुमाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। जी, जब आप बैठकर कर रहे हैं तो इसमें अगर जिनको सांस रोकना संभव नहीं है तो वो सरल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं? आकाश की ओर जब भी जा रहे हैं श्वास ग्रहण करें, धरती की ओर जब भी आ रहे हैं श्वास छोड़िए, बाहर करें। जी। अब इसके बाद एक मुख्य अभ्यास और, हमारी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए। समय सीमा अनुमति नहीं दे रही, थोड़े से जल्दी में हम इस अभ्यास को समझाएंगे। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। तो दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। सांस भरते हुए हाथों को सामने से पूर्ण रूप से ऊपर ले जाएं, खुली आंखों के साथ जितना संभव है। ग्रीवा ऊपर की ओर, शरीर का ऊपरी भाग पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार अपने घर पर दोहरा सकते हैं। भाग 2, श्वास भरते हुए यहीं से हाथों को ऊपर ले जाएं और पीछे ले जाइए। दोनों हाथों की उंगलियां बिना कोहनी मोड़े मिलाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। तो ये थे कुछ सरल अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास। अलग अलग संस्थानों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कुछ पवन मुक्त क्रिया कहते हैं, उसमें कुछ क्रिया अलग हो जाती है, और कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस या हम कहें शिथिलज्जा प्रैक्टिस भी कहते हैं। जी, तो आपने देखा कितने सरल तरीके से आप भी बैठे बैठे कर पा रहे हैं और ये हमारी जो बहन है ये भी कर पा रही है। बिल्कुल। और जो लोग शुरुआत करेंगे वो समझेंगे कि हमारी, जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम कह रहे हैं, वो कितना तनाव शरीर से बाहर निकालते हैं
बिल्कुल। और आप कितना स्फूर्ति अपने अंदर महसूस ऊर्जावान, करते हैं। बिल्कुल। अगला जो अंक होगा उसमें हम क्या बात करेंगे सूक्ष्म अगले व्यायाम को अंक में हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं को और सीखेंगे। अभी तक हमने वक्षस्थल के भाग को किया, तो हम और नीचे तक बढ़ेंगे, नाभि वाले मतलब उदर के भाग की क्रियाएं, कमर की कटी की क्रियाएं और जंघाओं के लिए ऐसे ही कुछ अभ्यासों को सीखेंगे सरलता के साथ। बिल्कुल। जी। तो पाठशाला की जो तीसरी कक्षा होगी उसमें हम सूक्ष्म व्यायाम के दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। तो अगले सफ़र में भी हमारा साथी ज़रूर बनिए, और जो सूक्ष्म व्यायाम है वो अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा को भी हम जारी रखेंगे, और इसके अगले भाग में तमाम सूक्ष्म व्यायाम को हम और विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। खुद को स्वस्थ रखने में योग की तरह ही आयुर्वेद की भी अहम भूमिका होती है। आज भी जब भी किसी को घर में सर्दी जुकाम बुखार या कोई अन्य छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, तो हमें सबसे पहले दादी नानी के नुस्खे जैसे घर के मसाले जड़ी बूटियों को आजमा कर हम ठीक हो जाते हैं, और यही चीजें हमें सबसे पहले याद आती हैं। आयुर्वेद हमें हजारों साल से स्वस्थ रख रहा है और स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम जरिया माना जाता रहा है। आखिर क्या है आयुर्वेद, क्या है इसके सिद्धांत, आइए समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। निरोगी काया के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए आयुर्वेद किस प्रकार से सहायक है, ये आज हम जानेंगे। और आज हम प्रथमतः ये जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, किस सिद्धांत पर किस प्रकार से कार्य करता है। आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसका उद्भव भारत में लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना गया है। जब अनेकों देशों में चिकित्सा पद्धतियां विकसित भी नहीं थीं, तब हमारे देश में आयुर्वेद एक बहुत समृद्ध एवं प्रभावशाली चिकित्सा के रूप में कार्यकारी था। और बहुत से ऐसे कारण रहे जिसके कारण इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। तो हम जाने कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद आयुर या आयु व वेद दो शब्दों का संधि है। आयु अर्थात जीवन व वेद का तात्पर्य है साइंस या नॉलेज, या हम समझें कि ज्ञान। तो आयुर्वेद का तात्पर्य है जो जीवन का ज्ञान बताए या जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका बताए, वो साइंस, वो विज्ञान आयुर्वेद है। जीवेम शरदः शतम के रूप में ऋग्वेद में प्रत्येक मनुष्य ने एक कामना की कि मैं 100 वर्षों तक जीऊँ, और मेरे जितने भी कॉग्निटिव पावर है, मेरी फिजिकल मेंटल कैपेसिटी है, वो 100 वर्षों तक कार्यकारी रहे। तो जब हम इस प्रकार की कामना करते हैं तो आवश्यकता होती है अनेकों प्रयासों की, अनेकों सावधानियों की, संयमित खानपान की, दिनचर्या की और ऋतुचर्या की, जो कि आयुर्वेद में स्पष्टतः वर्णित है। यदि हम उसको जानते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस प्रकार से हम एक दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज का परिवेश, हम आधुनिक परिवेश देखें, तो बदलते परिवेश में इस ज्ञान को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम अत्यंत प्रगतिशील तो होते जा रहे हैं, मगर एक रोगों भरे जीवन की तरफ भी शनय शनय अग्रसर हो रहे हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात प्रथम उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, या कब तक उसको ज़्यादातर उसके जीवन के कितने अधिकतम वर्षों तक उसको स्वस्थ रखा जाए। जो कि मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद की एक यूनिक अप्रोच है, जिसे हम प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं। अगर हम दूसरा उद्देश्य देखें तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो कि सभी चिकित्सा पद्धतियाँ ऑप्ट करती हैं, या सभी चिकित्सा पद्धतियों में देखा जाता है कि हम किस प्रकार से रोगों को पहचानें, उनके लक्षणों को देखें और उनकी चिकित्सा करें। अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद में चिकित्सा भी दो प्रकार से की जाती है। पहली है शोधन चिकित्सा, जिसमें हम दूषित तत्वों को शरीर के बाहर निकालते हैं, और हम इसको दूसरे नाम से भी आजकल जानते हैं, पंचकर्मा चिकित्सा, जिसमें कि हमारे जितने भी दोष हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो रोगों के कारण हैं, उनको शरीर से बहुत साइंटिफिक तरीके से 5 तरह के मेथड पंचकर्मा में बताए गए हैं, उनको हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो रोग पूर्णतः और मूलतः यानी रूट से बाय रूट शांत होने का एक मार्ग देखता है और शांत हो जाता है। दूसरी तरह की चिकित्सा अगर हम देखें तो वो है शमन चिकित्सा।
चिकित्सा जो आयुर्वेद में वर्णित है, और उसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे कि दीपन पाचन। दीपन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आयुर्वेद में कही जाती है कि हम अपने मेटाबॉलिक फायर को, यानी अपनी जठरा अग्नि को, यानी अपनी डाइजेस्टिव पावर को किस प्रकार से इंक्रीज़ करें कि हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हम खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है उसका डाइजेशन प्रॉपर हो। तो दीपन और पाचन ये भी चिकित्सा, यानी डाइजेशन को इन्हेंस करना, डाइजेशन को बहुत अच्छे स्वरूप में रखना, ये आयुर्वेद का एक मुख्य उद्देश्य चिकित्सा का माना गया है। और तीसरा औषध है, जिसमें हम बहुत सारी हर्बल औषध जो हर्ब बेस हैं, यानी कि जो प्लांट ओरिजिन बेस हैं, उनका प्रयोग करते हैं। 88% तक जितनी औषधियाँ हैं वो आयुर्वेद में अधिकतर प्लांट ओरिजिन होती हैं, और अगर वो सही रूप से बनी हो, सही रूप से दी जाएं, सही ड्यूरेशन में, सही डोज में दी जाएं, तो उनके जो दुष्प्रभाव हैं वो ना के बराबर हैं। ये भी आयुर्वेद का एक बहुत ही उत्तम एक मैं कहना चाहूँगी कि भाग है चिकित्सा का, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम देखें कि किस प्रकार से हमारी चिकित्सा, किस प्रकार से हमारी औषध और किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो इसमें एक फंडामेंटल जो माना जाता है आयुर्वेद में कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, कि जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का योगदान है, उसी तरह से हमारे शरीर की भी रचना हुई है। और इन पंच भौतिक तत्व, ये पंच भौतिक तत्व हमारे शरीर में भी उसी तरह से विद्यमान रहते हैं। और जो हमारा फंडामेंटल है, 3 दोष आयुर्वेद में माने गए हैं, वात पित्त कफ, उनकी संरचना में भी इन पंच भौतिक तत्वों का योगदान है। और जब हम लक्षणात्मक चिकित्सा करते हैं, औषध को अपनाते हैं, तो उनमें भी देखते हैं कि कौन से महाभूत की अधिकता वाला द्रव्य या पदार्थ या औषध हम उस रोगी को दें, जिससे कि वो बहुत ही जल्द समय से और उस रोग का निदान करता हुआ, उसके लक्षणों का निदान करता हुआ ठीक हो जाए। अगर हम देखें कि जिस तरह से हमारे दिनचर्या और रात्रिचर्या में बहुत परिवर्तन आ रहा है, तो इसको भी हम आयुर्वेद को समझकर, और बेहतर है कि समय रहते जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो अपने देश की धरोहर और देश की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को समझकर, परामर्श लेकर उसको अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं और जीवेम शरदः शतम की परिकल्पना को सार्थक करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।